बवाल, जिसने फैला दिया था तनाव, जिस बात पर सेकी गई थी राजनीति की रोटी, उस बात का तो जिक्र ही नहीं था फसाने में। गैंगरेप के केस में आ गया है नया मोड़, जिस पर जुल्म दिखाया गया, क्या वही कह रही है झूठा था लव जिहाद? जी हाँ, ये पिछले महीने की बात है। मेरठ के खरखौदा का एक केस सुर्खियों में था। मीडिया में यह मुद्दा एक लड़की के गैंगरेप और धर्म परिवर्तन की शक्ल में छाया हुआ था। 11 लोग जेल भेजे गए थे। इस पर राजनीति भी जमकर हुई। मेरठ में तनाव फैल गया था, डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और आज उसी केस में एक सनसनीखेज मोड़ आया। पीड़ित लड़की ने साफ कहा कि ना तो गैंगरेप हुआ, ना ही जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। यह सारा बवाल तो खुद उसके परिवार की ही साजिश का नतीजा है। मेरठ गैंगरेप धर्म परिवर्तन केस में नया मोड़, पीड़ित का गैंगरेप और धर्म परिवर्तन से इनकार। नेताओं से मिलते थे घर वालों को पैसे मिलने बंद, घर वालों का जुल्म शुरू। दबाव में बयान दे रही है लड़की, थाने अकेले पहुंची थी लड़की। मेरठ के खरखौदा के गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन के मशहूर केस में अब ये तमाम नए पेंच आ गए हैं। खरखौदा की इस बेटी के केस ने सड़क से संसद तक खलबली मचा दी थी। आरोप लगा था कि दूसरे धर्म के युवक ने लव जिहाद के चक्कर में लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। सनाउल्लाह नाम का आदमी और उसके 10 और लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसने तस्वीर का रुख ही बदल दिया है। पीड़ित लड़की ने पुलिस से कहा है कि ना तो उसके साथ गैंगरेप हुआ और ना ही जबरन धर्म परिवर्तन। वो अपनी मर्जी से गई थी। उसका कहना है कि उसे अपने घर वालों से ही जान का खतरा है। नेताओं ने उसके घर वालों को मनमाफिक बयान देने के लिए पैसे दिए थे। अब नेताओं से उसके घर वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसके साथ मारपीट करते हैं। उसे जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। सोमवार को सुबह लड़की थाने पहुंची थी। इससे पहले ही उसके घर वाले उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करा चुके थे। बाद में उन्हें पता चला कि लड़की महिला थाने पहुंच गई है। इसके बाद घर वाले भी पहुंचे, जिनका कहना है कि उनकी लड़की आरोपी की धमकी की वजह से ऐसी बातें कर रही है। आरोपी ने उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी है। पैसे की बात गलत है। चली गई ना मैं साल तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे साथ धोखा हुआ है, उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए, तुझे जान से मार दूंगा। उस पर लिवाल मारने की वही बंदूक ले रहा था कि जान से मार देंगे तेरे सारे परिवार को। तुझे जितने भी जेल में बंधा कर उन्हें सजा होगी तो तू भी जिंदी नहीं रहेगी। नहीं, वो उस पर दबाव में बोल रही है। वो जो भी कुछ वो उनकी दहशत में है, वो डर रही है लड़की उनसे। लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़की ने किसी दबाव की बात नहीं की है, वो अकेले थाने आई थी। जिसमें उन्होंने ये लिख के दिया है कि उनके माता पिता का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। जब से ये घटना का पटाक्षेप हुआ है तब से उनके परिवारजन उनसे क्रोधित रहते हैं, और उन्होंने आगे ये भी व्यक्त किया है अपने प्रार्थना पत्र में कि इससे उनके जान को खतरा है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान दर्ज होने के बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। अब इस लड़की के बयान से कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मामला पैसों के लिए रचा गया था। लड़की ने जाते जाते ये भी कहा कि वह पूरे मामले को कोर्ट में खोलेगी, जिसके बाद कहानी में और एक ट्विस्ट आएगा। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। कैमरामैन सादिक खान के साथ मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। यानी पूरी लव जिहाद की थ्योरी धरी की धरी रह गई। केस ने यू टर्न लिया और अजीब मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। यह पूरा केस मेरठ के इस कांड की गूंज सड़क से संसद तक हुई थी। यूपी में तब उपचुनाव होने थे और इसे जोर शोर से उछाला गया था। इस पर राजनीति तब भी हुई थी और आज भी हो रही है। कई पार्टियों के निशाने पर बीजेपी है। उनका कहना है कि लव जिहाद जैसी बातें बीजेपी और इसके सहयोगियों की देन है, जबकि बीजेपी का कहना है कि बात लव जिहाद नहीं बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन की है। पार्टी ने मेरठ कांड की सीबीआई जांच की मांग की।
मेरठ के खरकौदा कांड में लड़की के यूटर्न के बाद बीजेपी की विरोधी पार्टियां मुखर हो गई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाला था। अब लड़की का बयान बता रहा है कि नेताओं से पैसे लेकर लड़की के घर वालों ने गैंग रेप और धर्म परिवर्तन जैसी बातें की थी। लड़की ने तो नहीं बताया कि पैसा किस पार्टी के नेता देते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी के अलावा भला किसी और के कैसे हो सकते हैं। लड़की ने बयान बदला है। घर वालों के दबाव में उसने पहला बयान दिया था। घर वालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने लड़की पर दबाव डाला। इससे अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचाई के साथ राजनीति कर सकती है। हाँ, तो योगी जी हो चाहे कलराज जी हो, मेरठ में हो चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, यही इनका एजेंडा है, लव जिहाद, भाईचारा बिगाड़ना। मेरठ की घटना झूठी निकली। बीजेपी ने कहा है कि लड़की के घर वालों का बयान कुछ और ही है। वो आरोपियों के दबाव की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार की जांच के बजाय इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि उसके लिए जबरन धर्म परिवर्तन एक मुद्दा है। उसने कभी लव जिहाद को मुद्दा नहीं बनाया, वो तो लव डेवलपमेंट में लगी हुई है। देखिए, हम लोग लव जिहाद नहीं जानते हैं। हम केवल एक ही लैंग्वेज जानते हैं, वो है लव डेवलपमेंट। हिंदुस्तान बहुत वर्षों तक विकास और डेवलपमेंट से वंचित रहा है। अब सबका साथ हो और सबका विकास हो, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदुस्तान में बढ़ रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपील की है कि इस मुद्दे को ज्यादा ना उछाला जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। सड़क से लेकर संसद तक खलबली मचा देने वाले गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा होना लाजमी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर सिंह के साथ शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो लोगों के जहन में बड़ा सवाल यही कि क्या ये सब कुछ खालिस राजनीति की खातिर किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो आस्था से जुड़े मुद्दों में दखल नहीं देगा, बल्कि दोनों पक्षों को ही इस विवाद को सुलझाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले में कोई निर्देश भी नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुलझा साईं विवाद, आस्था का दिया हवाला, सुनवाई से किया इनकार। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की पहल पर छत्तीसगढ़ के करवधा में हुई धर्म संसद के बाद जिस तरह साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाया जाने लगा, उसके बाद साईं भक्त पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। साईं के खिलाफ शंकराचार्य के बयानों और धर्म संसद के इस फैसले के बाद मुंबई के साईं ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो ऐसी बयानबाजी पर लगाम लगाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को किसी की भी पूजा करने का अधिकार है, उसमें दखल देने का अधिकार शंकराचार्य जी को या और किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है आस्था का। कोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों पर सुनवाई संभव नहीं है। उल्टे कोर्ट ने साईं धाम ट्रस्ट को नसीहत दी है कि अगर वो साईं के वंश के बारे में कोई ठोस फैसला चाहते हैं तो इसके लिए सिविल सूट फाइल करें, और अगर शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में जाएं। अगर पूज्य शंकराचार्य जी या और कोई भी व्यक्ति अगर साईं बाबा के बारे में कुछ भी अपमानास्पद बात कहते हैं तो उनके खिलाफ सबसे पहले आप सिविल सूट फाइल कीजिए। साईं बाबा के धुर विरोधी रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिससे साईं भक्तों को ठेस लगी थी, जिसके बाद साईं बाबा के भक्तों ने कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है, उससे साईं भक्त निराश हैं। प्रख्या सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब वो खबर जो हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जिस बात का डर था वही होता दिख रहा है।
अलकायदा से भी ज्यादा खूंखार आतंकवादी संगठन आईसिस भारत में दस्तक दे चुका है। श्रीनगर में पुलिस से झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तालिबान के साथ साथ आईसिस का भी झंडा सरेआम लहराया। चौंकाने वाली इस वारदात पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की। श्रीनगर में लहराया गया तालिबान का झंडा। श्रीनगर में लहराया गया आईएसआईएस का झंडा। श्रीनगर में ये ईद के दिन का सीन है। ईद यानी खुशी का दिन, लेकिन इस दिन भी श्रीनगर तनाव का गवाह बना। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में जामा मस्जिद में नमाज के बाद पुलिस से भीड़ की झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जवाब में पुलिस पर पथराव किया गया। ये सीन अफसोसनाक तो है ही, लेकिन कोई नया नहीं है। खासकर कश्मीर में ऐसे दृश्य आए दिन दिखते हैं। लेकिन इस झड़प के दौरान जब चेहरे पर रुमाल बांधे दो युवकों ने काले झंडे फहराए तो इस झड़प के मायने ही बदल गए। एक काला झंडा तो तालिबान का था, लेकिन दूसरा झंडा जितना नजर आया उससे यही लगा कि वो आईसिस का है। जिन्होंने ये झंडे लहराए उन्हें अभी दबोचा नहीं जा सका है। सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाश में जुट गई हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी राय दी है। आईएसआईएस की जो शैतानी हरकतें हैं वो पूरी दुनिया की शांति के लिए, पूरे दुनिया के तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो अपनी शैतानी हरकतों के माध्यम से दुनिया की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में ऐसी ताकतों की जड़ें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की ताकतों की जड़ें दिखाई पड़ रही, इसलिए पूरी दुनिया को इस बात के लिए एकजुट होना होगा और इनका खात्मा करना होगा। देश, गणतंत्र, एक सामूहिक रूप से भारत का जो अस्तित्व है विश्व में, उसके सामने ऐसे बचकाने तौर तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं समझता हूं हमको इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें चेतावनी मिलती है, तैयार रहना चाहिए। सुरक्षा से जुड़े मामलों के जानकारों का कहना है कि इस मसले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। पहले भी खबर आ चुकी है कि कुछ युवक आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए मध्य पूर्व के देशों को जा चुके हैं। इसीलिए श्रीनगर की घटना की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक स्टेट एक बहुत बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, और ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। पूरे भारत में ये जो इस्लामिक स्टेट का एक अट्रैक्शन है ये बढ़ता चला जा रहा है। ये सही है कि विदेशी आतंकवादी संगठनों का भारत में कोई आधार नहीं है। इनसे जुड़ी इक्का दुक्का घटनाएं ही सामने आई हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रीनगर में कुछ युवकों के द्वारा इसी का झंडा लहराने से इस बात का साफ संकेत यह है कि कश्मीर में कुछ युवकों पर इस संगठन का साया पड़ रहा है, जो कश्मीर के लिए भी खतरे की घंटी है और भारत के लिए भी। माजिद जहांगीर, भास्कर न्यूज, श्रीनगर। और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद तूफान अब धीमा हो गया है, लेकिन धीमा पड़ने से पहले इस तूफान ने 24 लोगों की जान ले ली। तूफान तो धीमा पड़ गया है, अब चुनौती है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश से निपटने की। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है, लेकिन हुदहुद का असर मध्य प्रदेश, उड़िया, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। इन शहरों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हुदहुद ने सबसे ज्यादा कहर विशाखापट्टनम में बरपाया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को विशाखापट्टनम जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं लगातार चक्रवाती तूफान हुदहुद की जानकारी ले रहा हूं। मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके पूरी हालात की जानकारी ले ली है। मैं खुद कल विशाखापट्टनम जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तूफान से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, जिसके कारण लोगों की जान बच गई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती तूफान के कारण हो रही भारी बारिश से निपटने की है।
It's very well under control and all the departments are working with perfect synergy and they were all prepared actually beforehand and therefore the damage has been minimized. रविवार को विशाखापट्टनम में तूफानी हवाएं 195 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच गई थी, जिससे सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब इसकी रफ्तार घटकर 20 से 30 किलोमीटर तक पहुंच गई है और मौसम विभाग की माने तो खतरा टल गया है। तटीय आंध्र प्रदेश जिसमें कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिले जहां की इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, वहां स्थिति लगभग सामान्य हो चुकी है। हवा भी कोई ज्यादा गतिमान नहीं है, मे भी 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। पिछले साल आया तूफान फेलिन के बाद हुदूद को लेकर लोगों के दिलों में काफी खौफ था, लेकिन तूफान की रफ्तार घटने से अब लोग चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन जान माल के नुकसान का आकलन तूफान के गुजरने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस ने शशि थरूर को पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया है। प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया मिशन से जुड़ने और उनकी तारीफ करने के बाद थरूर लगातार पार्टी के निशाने पर थे। कांग्रेस की केरल इकाई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की थी। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की अनुशासन समिति की सिफारिश को मंजूर कर लिया है और शशि थरूर को एआईसीसी प्रवक्ताओं की लिस्ट से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। शशि थरूर ने एक बयान जारी कर कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाते रहेंगे। पार्टी का मामला है और पार्टी के अंदर स्पोक्समैन को पार्टी का स्पोक्समैन बनना पड़ता है, न कि अपना स्पोक्समैन। मैं भी स्पोक्समैन हूं, मैं भी वन ऑफ द 4-5 चीफ, हमारे 5-6 हमारे 20-30 स्पोक्समैन हैं, 4-5 सीनियर हैं और बाकी जूनियर। मैं भी सीनियर स्पोक्समैन हूं, लेकिन आपको पार्टी की स्पोक्समैनी करनी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस तो वैसे टूटने जा रही है। कांग्रेस का इतिहास टूटने का रहा है और ये मुझे दिखाई दे रहा है कांग्रेस में 2 फाड़ होते जा रहे हैं और जल्दी उसके परिणाम देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस इतिहास के पन्नों पर लिख जाएगी, जनता के बीच नहीं रहेगी। किसी को हटाया जाए या रखा जाए, किसी पद पर रखा जाए, ये उस पार्टी का आंतरिक मामला है। अब वो प्रवक्ता जो है वहाँ कांग्रेस पार्टी में 50 ठो हैं, उसमें से एक ये भी हटा दिए गए। दरअसल यह व्यक्ति ही जो है जिसका नाम शशि थरूर है, यह एक रहस्यों से भरा हुआ व्यक्ति है और यह राजनीति में सेवा भाव से नहीं आया है, ये मेवा प्राप्त करने की दृष्टि से आया है। तो हर पार्टी की अपनी अलग अलग राय। बहरहाल राजधानी दिल्ली में बदमाशों के निशाने पर है पुलिस। बीते कुछ दिनों में पुलिस पर बदमाशों के कई हमले हुए हैं और अब एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ है। ऑटो में सवार बदमाशों ने 2 पुलिस वालों पर फायरिंग की, इसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। ये वो जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जगबीर को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब जगबीर अपने साथी नरेंद्र के साथ इस बाइक पर गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान इन दोनों लोगों को एक ऑटो में बैठे 2 लोग संदिग्ध लगे तो उनको विजय विहार थाने चलने को कहा, लेकिन बदमाश थाने पहुंचते उससे पहले ही उन्होंने जगबीर को गोली मार दी और जब नरेंद्र थाने की ओर भागे तो बदमाशों ने उनकी पीठ पर भी गोली मार दी। उसका जो सस्पेक्ट उसने एक गोली चलाई जिससे हमारे जगबीर कांस्टेबल के चेस्ट के नीचे की तरफ गोली लगी और जो दूसरा कांस्टेबल था उस दूसरे कांस्टेबल दूसरी तरफ टीएसआर की तरफ था, उसको उसने देखा कि गोली लगी तो उसने उससे बातचीत करी। उसने कहा तुम फटाफट जाके थाने से रीइंफोर्समेंट लेके आओ। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला जगबीर 42 साल का था, जिनका पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जगबीर 6 साल पहले सेना छोड़कर दिल्ली पुलिस में शामिल हुआ था। उसकी तेज तर्रार छवि के चलते 2 बार
आउटस्टैंडिंग बीट कांस्टेबल का अवार्ड भी मिल चुका था। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के इलाकों की नाकेबंदी कर बदमाशों की खोज शुरू कर दी है। पुलिस का अनुमान है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रैकी करने आए थे। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितना बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बदमाश सरेआम आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और हथियार लूटकर भी फरार हो जाते हैं। हालांकि इस मामले पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पर्वत सिंह के साथ शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। ये खबर अपने आप में बेहद चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में पुलिस वालों पर इस तरह के हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और जाफराबाद इलाके में पुलिस वालों पर हमले हुए। इन वारदातों में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस इन वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को अब तक पकड़ नहीं पाई। दिल्ली में ना तो लड़कियां महफूज हैं, ना है मासूम सुरक्षित। दिल्ली में ना तो बुजुर्ग महफूज हैं और अब दिल्ली में खाकी भी हुई असुरक्षित। दिल्ली में बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। ऐसा लगता है कि बदमाशों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का डर। एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली पुलिस के जवानों पर बदमाशों ने फायरिंग की है, लेकिन दोनों ही मामलों में बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में शनिवार रात करीब 8:30 बजे बाराखंबा के आसपास 2 पुलिस वालों पर कातिलाना हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी पुलिस वाले को चोट नहीं आई, लेकिन 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे और एक को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया। हमारे लोकल ऑफिसर को इतला मिली थी, वहाँ के लोगों ने बताया है कुछ 3-4 बदमाश हैं जो कि कोई वारदात कर सकते हैं, कोई लूटपाट कर सकते हैं, कोई गोली वोली चला सकते हैं। तो हमारे दोनों बीट कांस्टेबल गए उसको वहाँ चेक करने पर पाया जो 3 लड़के हैं। 3 लड़कों जो पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उसमें एक लड़का तो एक तरफ भागा, 2 लड़का दूसरी तरफ भागा। उन बदमाशों ने गोलियां चलाई, हमारे लड़कों ने रिटेलिएशन में फायर किया और उसमें से एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस पर ऐसा ही कातिलाना हमला 28 सितंबर को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हुआ था, जहां पर धर्मपाल नाम के सिपाही की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। धर्मपाल 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वो मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस पर इस तरह हो रहे हमलों से हर कोई सन्न है। इससे पहले भी इस इलाके में कुछ दिनों पहले इसी थाने के एक और सिपाही शिवराज की भी बदमाशों ने हमला कर हत्या कर दी थी। दोनों ही मामलों में शामिल बदमाश पुलिस की पकड़ से अब तक दूर हैं। पिछले 4 महीनों में 4 बार पुलिस पे हमले हुए। यहाँ पे सबसे कॉमन बात रहा कि 2 हमलों में पुलिस के हथियार भी छीन लिए गए। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हथियार छीनना ही मकसद था या कोई और मकसद था? दिल्ली पुलिस के कई सिपाही और अधिकारी इस तरह के हमलों से परेशान है। कोई व्यवस्था से परेशान है तो कोई दूसरे कारणों से, लेकिन कोई भी अफसर इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको एक कहावत याद आएगी, चिराग तले अंधेरा। जिन पर जिम्मेदारी है कानून बनाने की, उस पर अमल करवाने की, वही इस कानून को तोड़ने में देर नहीं लगा रहे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। नागपुर में वही रोड सेफ्टी नियमों की अनदेखी करते नजर आए। नितिन गडकरी बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते दिखे। तस्वीरें आपके सामने हैं। नितिन गडकरी एक स्कूटर पर सवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नागपुर पहुंचे थे और वहीं मंत्री जी ने कानून तोड़ दिया। मंत्री जी स्कूटर पर सवार हुए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, हेलमेट लगाना भूल गए और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भी कर डाली, वो भी इतने सारे समर्थकों के सामने। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंत्री जी को फॉलो करते हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं। लेकिन उन्हीं तमाम लोगों के सामने नितिन गडकरी ने बिना हेलमेट के स्कूटर चलाया और सबके सामने
कानून तोड़ दिया। और इंडिया टुनाइट में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला भास्कर न्यूज पर लगातार जारी। नमस्कार।